डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आई है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में आग एक बार फिर से सुलग चुकी है। आपको पता होगा कि 2020 में बड़ी मुश्किल से जब रूस ने मध्यस्थता की थी तब जाकर इन देशों के बीच में शांति स्थापित हुई थी। लेकिन पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि लगभग 100 से ज़्यादा जो आर्म्ड पर्सनल हैं, जो सैनिक हैं इन दोनों देशों के, उनकी जान जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं पर चिंता की बात है फिर से इस तरह के संघर्ष का भीषण संघर्ष के रूप में तब्दील हो जाना। कोशिश करेंगे कि हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाए। हम लोग लास्ट में ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि भारत का पक्ष भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारत इस मामले पर क्या रुख रखता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता के साथ हम लोग समझ पाएँ। सबसे पहले आप लोग न्यूज़ देखिए कि क्या चीज़ें हैं और क्या कुछ घटित हुआ है 1-2 दिन में। देखिए, लगभग हम लोगों ने बात की कि 100 से ज़्यादा जो हैं जानें चली गई हैं। और इधर आप देखिए कि भारत ने जो है वो ये बोला है दोनों देशों से, दोनों पक्षों से, कि आप जो है ना ये हॉस्टिलिटी को छोड़ दीजिए। आप कोशिश करें कि इस मैटर का कूटनीतिक समाधान आप लोग निकाल पाएँ। ठीक है, लड़ाई और संघर्ष इनसे आप कोशिश ना करें क्योंकि इसमें दोनों पक्षों को ही जान माल की हानि होती है। तो भारत का ये बयान आया कि आप लोग थोड़ा हॉस्टिलिटी को कम करिए और कोशिश करें कि बैठकर वार्ता के टेबल पर इस चीज़ का समाधान निकालें। ये भी हाल ही की न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की। बताया जा रहा है कि दोनों देश जो हैं वो सीज फायर एग्रीमेंट के लिए सहमत हो चुके हैं। रूस कहीं ना कहीं पे फिर से मध्यस्थता कर रहा है। चीज़ें थोड़ी अपडेटेड हैं कि अभी थोड़ी कुछ समय पहले की ये बात निकलकर सामने आई है न्यूज़। ठीक है, पूरे मुद्दे को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, न्यूज़ देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि युद्ध फिर से शुरू हो गया है। ठीक है, आर्मेनिया का पक्ष ये है कि जो जर्मुक, गोरिस और कापन शहरों पर अजरबैजानी सेना ने लगभग ज़बरदस्त गोलीबारी की है। सेना ने, आर्मेनिया का ये पक्ष है। अजरबैजान का क्या दावा है? उसने बोला है कि आर्मेनियाई सैनिकों के बड़े पैमाने पर उकसावे के जवाब में ये कार्रवाई की है। वो बोलते हैं कि आर्मेनिया सैनिक जो हैं वो उकसा रहे हैं। 2 साल पहले भी हम लोगों ने बात की कि 3 महीने की जंग लड़ चुके हैं और उस जंग में विजन पता है कौन रहा था? विजेता कौन था? अजरबैजान। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था, अजरबैजान इसलिए जीता था जो ड्रोन हैं वो तुर्की की तरफ से सप्लाई किए गए थे। अब जनरली सोचिए, एक बहुत बड़ी चीज़ उस वॉर के बीच में हुई थी। आप लोगों को अगर अपडेटेड हो उस समय से, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या थी? क्योंकि आर्मेनिया जो था उसको नहीं पता था कि इस तरह से ड्रोन हमला होगा। आप सोचिए अजरबैजान की तरफ से, और तुर्की ने प्रोवाइड किए थे अजरबैजान को ड्रोन जो हैं। आप ये आगे चल के हम लोग देखेंगे तुर्की का पक्ष क्या है इस मामले में। लेकिन आप सोचिए उस समय जब ड्रोन से हमला हुआ ना, तो बहुत जल्द जो है आर्मेनिया को घुटने टेकने पड़े। ये 21वीं शताब्दी की सबसे पहली घटना थी। और इससे क्या रेखांकित हुआ था? ड्रोन की महत्ता, कि ड्रोन से आप कोई भी युद्ध बहुत जल्दी जीत सकते हैं। इसके कुछ समय बाद ही भारत में भी जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान ने ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी। तो ड्रोन जो है कहीं ना कहीं पर वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध के मामले में इसकी महत्ता बढ़ती चली जा रही है। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये क्षेत्र देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पर है, ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है। ये है वो क्षेत्र जिसको लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी समय से विवाद है। ठीक है, इसको बोलते हैं नारगोनो काराबाग क्षेत्र। तो इस पर अभी कब्जा जो है वो अजरबैजान का है। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो आर्मेनिया मूल के हैं। मतलब जो नरजातीय लोग हैं वो आर्मेनिया से ज़्यादा संबंधित हैं। लेकिन अजरबैजान ने काफ़ी समय से इस पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर रूस है, यहाँ पर जॉर्जिया आप देखेंगे, यहाँ तुर्की है, यहाँ ईरान है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्योंकि न्यूज़ में है तो आप इससे संबंधित जो हैं इस मतलब क्षेत्र को अच्छे से देख लेंगे। किस किस देश के साथ सीमा लगती है अजरबैजान की। ये कैस्पियन सी है, बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इस पर। अब देखिए, ये क्षेत्र कहाँ पर है? कोकेकेश जो पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण भाग में और आर्मेनियाई पर्वतीय मैदान के पूर्वी भाग के बीच में स्थित है ये। ठीक है, आर्मेनियाई साम्राज्य का हिस्सा था एक समय में, पर लंबे इतिहास के दौरान ये कहीं ना कहीं पर कई साम्राज्य इस पर शासन करते रहे। वर्तमान में यह क्षेत्र अजरबैजान की सीमा के अंतर आता है। आप देख ही सकते हैं इसको किस तरह से अजरबैजान की सीमा के अंतर आ रहा है। लेकिन अधिकांश आबादी जो है आर्मेनियाई मूल की है, इसलिए वर्षों से चले आ रहे संघर्ष का सबसे बड़ा कारण भी यही है। अब आगे देखते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, जल्दी से देख लीजिए इसको। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड भी। 1921 में आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत गणराज्य का हिस्सा बन गए। आपको पता है यूएसएसआर उस टाइम पे बड़ी पावर था, तो उसमें शामिल हो गए ये दोनों देश। और सोवियत नेताओं ने ना 90% से अधिक, आप मैंने बोला ना कितनी आर्मेनियाई आबादी है, 90% से ज़्यादा इसमें है, ऐसे क्षेत्र को अजरबैजान को सौंप दिया सोवियत नेताओं ने। उस समय से दिक्कत उत्पन्न हुई। अब आगे देखिए, जब तक तो सोवियत संघ मजबूत रहा तब तक चीज़ें थोड़ी सी शांति स्थापित रही इस क्षेत्र में।
लेकिन 1980 के दशक में आप सोचिए, बाद में सोवियत संघ के कमजोर पड़ने के साथ ही इस क्षेत्र में पुनः जातीय संघर्ष शुरू हुआ। अब जनरली प्रैक्टिकली सोचिए ना, किसी क्षेत्र में लोग रहते हैं आर्मेनियाई मूल के, कब्जा उस पर कर रहा है, मान लीजिए शासन कर रहा है अजरबैजान, तो संघर्ष होना तो लाजमी है ना, क्यों नहीं होगा। तो वो चीज़ें लगातार फिर से हुई, और यूएसएसआर जब तक मजबूत था ना, तब तक ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं थी, क्योंकि यूएसएसआर अपने आप में बड़ी पावर था, इसलिए दोनों देश तब तक शांत रहे। 1988 में नारगोनो काराबाग की क्षेत्रीय विधानसभा ने ना अपनी स्वायत्तता को समाप्त करने और आर्मेनिया में शामिल होने के प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, अजरबैजान द्वारा इस कदम का विरोध किया गया और भारी हिंसक झड़पें भी हुई बाद में। अब यहाँ पर जल्दी से देखिए, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया ना, तो जो आप सोचिए कि नारगोनो काराबाग का जो क्षेत्र है, इसने समय को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया, है ना। तो चिंता फिर वहां से आप सोचिए कि युद्ध तो शुरू होना ही था अजरबैजान और उसके बीच में। 1994 में रूस की मध्यस्थता उस समय भी की उसने, और ये देश भी शामिल थे, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इन लोगों के बीच में एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं पे संघर्ष को सुलझाने के प्रयास किए गए, है ना। तो इस समझौता किया गया कि शांति थोड़ी स्टैब्लिश हो, और जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये अजरबैजान का ही हिस्सा बना रहा तब तक भी, और कहीं ये चलता रहा। अधिकांश हिस्सा जो इसका है, ये सब घोषित गणराज्य द्वारा शासित है, मतलब इसको थोड़ी ऑटोनॉमी दे रखी है अजरबैजान ने। आगे अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वैश्विक स्तर पर नागोर्नो काराबाग का जो क्षेत्र है, एक आर्मेनिया के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि अजरबैजान के एक भूभाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये हम लोग देख चुके हैं। ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसके देश में शामिल है, मतलब कंट्रोल किसका है, अजरबैजान का है। अब आप सोचिए 2020 में क्या हुआ। 2020 में लगभग 6 हफ्ते तक लड़ाई चली इन दोनों के देशों के बीच में, और इतने सारे सैनिकों की हत्या हो गई। और इधर आप देखिए कि संघर्ष विराम समझौता फिर से रूस ने ही करवाया, और आर्मेनिया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि युद्ध में हार हुई थी किसकी, आर्मेनिया की। क्यों हार हुई थी? क्योंकि उसने ड्रोन का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया, किसने, अजरबैजान ने। तो बहुत जल्दी ही आर्मेनिया हार मान गया था, तो उसको अब हार गया तो देश को कुछ ना अपना स्तर पर बड़ा क्षेत्र तो वो देना ही पड़ेगा ना उसको। तो आर्मेनिया ने बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको दे दिया, अजरबैजान को दे दिया। और रूस ने फिर उस समय पर अपने थोड़े से पीस कीपिंग फोर्स को भी भेजा था ताकि शांति स्थापित हो सके। ये चीज़ें 2020 की हैं। अभी आप थोड़ा देखिए कि 2022 में जाके चीज़ें फिर से खराब होनी शुरू होती हैं, क्योंकि आप सोचिए ना, कोई भी एक देश है, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा, तो जर्मनी ने फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए अपने आप को तैयार किया, क्योंकि वो बदले की जो भावना होती है ना, बदले की भावना कि नहीं हमें बदला लेना है, वही चीज़ दोबारा से संघर्ष को पैदा करती है। आप सोचिए कि 2020 में आर्मेनिया बहुत बुरे तरीके से हारा, तो वो लोग कैसे शांत रहेंगे। और बोला ना अजरबैजान ने कि आर्मेनिया की जो सैनिक हैं उन लोगों ने उकसावा किया था, काफ़ी उकसावे वाली कार्रवाई की थी, इसलिए हमें गोलीबारी करनी पड़ी। तो आर्मेनिया कहीं ना कहीं पर उस चीज़ को पचा नहीं पा रहा है कि वो हार को थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ये जो संघर्ष है ना ये वाला क्षेत्र का, ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और जटिल हो जाता है जब बाहरी देश इसमें इन्वॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया किस तरह से तुर्की ने हेल्प की। तुर्की का क्या रोल है इसमें देखते हैं जल्दी से। तुर्की पता है आर्मेनिया के अगेंस्ट है, वो बोलता है कि ये जो शांति के लिए खतरा है ये देश, है ना। तो अजरबैजान के साथ इसके जो है जातीय और भाषाई संबंध अच्छे हैं, तो वो अजरबैजान को ज़्यादा सपोर्ट करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अजरबैजान तुर्की का एक सहयोगी रहा था। 1914 से लेके जो चला था 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें जो है तुर्की का साथ दिया था किसने, अजरबैजान ने। 1991 में अजरबैजान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला भी तुर्की सबसे पहला देश था। कारण समझ लीजिए, ये जो जातीय और भाषाई संबंध है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि किसी देश के साथ निकटता को कहीं ना कहीं पर परिभाषित करते हैं। तो ये दोनों देश शुरू से इस वजह से एक साथ हैं। और हाल के वर्षों में राष्ट्रपति रेसिप तय्यिप एर्दोगन, जो आपको पता है तुर्की के राष्ट्रपति हैं जो अभी, वो चाहते हैं कि भाई इस राजनीतिक पकड़ का अपना विस्तार करने का प्रयास करें। देखिए मैं आपको एक चीज़ कई बार बता चुका हूँ, तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं ना एर्दोगन, ये फिर से ऑटोमन एम्पायर को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है ना, जिस नाम से तुर्की पहले जाना जाता था। और वो चाहते हैं कि सभी मुस्लिम देशों के वो नेता के रूप में कार्य करें। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, मुस्लिम देशों का नेता के रूप में काम करना चाहता है कौन, तुर्की, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जो है ये विस्तार कर सके, वही बात इसमें कही गई है। ऐसे में अब आप देखिए कि अगर तुर्की ये चीज़ें चाहेगा और अजरबैजान का साथ देगा तो चीज़ें तो कॉम्प्लिकेट होंगी ना। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बाहरी देश जब इन्वॉल्व होते हैं तो चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। रूस का क्या पक्ष है? रूस के लिए ना जनरली आप यहाँ पे समझिए, रूस के लिए दोनों देश अजरबैजान और आर्मेनिया इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, दोनों ही देश जो हैं, रूस ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के फेवर में काम करना चाह रहा, नहीं नहीं, रूस चाहता है कि इस देश क्षेत्र में शांति स्थापित रहे। एक थोड़ा और चीज समझ लीजिए, ये जो नारगोनो काराबाख का जो क्षेत्र है ना, इसमें थोड़ा सा ये रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट बन जाता है। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पाइपलाइंस हैं, गैस पाइपलाइंस, ठीक है, पेट्रोलियम के कुछ भंडार भी हैं, यहाँ पर रिजर्व भी हैं। तो ये चीज़ जो है दोनों देश चाहते हैं कि भैया रिसोर्सेज के लिए तो देखो हर कोई देश चाहता है कि मुझे ही मिले, और रूस भी चाहता है कि देखो इतनी सारी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, अगर इसमें अस्थिरता उत्पन्न होती है ना इस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं पर उन पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो रूस चाहता है कि शांति स्टैब्लिश रहे। देखिए दोनों के साथ अच्छे संबंध है, दोनों को हथियारों की आपूर्ति भी करता है। बट आप सोचिए कि आर्मेनिया ज़्यादा रूस पर निर्भर है, कि क्योंकि आर्मेनिया में रूस का एक सैन्य अड्डा भी है, लेकिन रूस जो है कहीं ना कहीं पर कंप्लीटली तौर पर अजरबैजान के खिलाफ नहीं उतरता है। वो चाहता है दोनों देशों के बीच में जो है शांति स्टैब्लिश रहे। अब एक चीज सोचिए, अगर तुर्की इसमें एंटर करता है, मान लो जैसे कि कर ही रहा है, तो रूस भी तो कहीं ना कहीं पर एंटर करेगा, तो आमने सामने हो जाएंगे ना ये देश। इसलिए ये थोड़ी चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, क्योंकि तुर्की जो है, पता है क्यों? क्योंकि तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। तुर्की नाटो का सदस्य है, और तुर्की पर अगर मान लो रूस आमने सामने आते हैं और ऐसा कुछ होता है कि रूस हमला कर देता है तुर्की पे, तो कहाँ क्या होगा? मतलब नाटो देश मिलकर किस पर हमला करेंगे? रूस पर। तो चीजें जो हैं वर्ल्ड वॉर के फॉर्म में भी खराब हो सकती हैं। इसलिए इस चीज को शांति से स्थापित करने का, मतलब शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए सभी देशों को। ठीक है, ये बात हम लोगों ने क्लियर कर ली नाटो वाली। अब थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं भारत कहाँ पे है, भारत क्या चाहता है इन दोनों देशों में। देखिए आपको पता होगा कि ईस्ट के लिए, ईस्ट एशिया के लिए हमारी एक नीति है, कौन सी? एक्ट ईस्ट, ठीक है ना। ये लगभग 90s के दौर में हम लोगों ने शुरू की थी। भारत चाहता था कि पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनके साथ हमारे संबंध बेहतर हों। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए। अभी भारत एक और नीति पर काम कर रहा है, पड़ोस प्रथम की नीति, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जीतते हैं तो नेपाल जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, म्यांमार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि पड़ोसियों को हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, और ज़रूरी भी है क्योंकि चीन कहीं ना कहीं पर इनको खराब करता चला जा रहा है। तो ऐसी कोई नीति ना हमारी दक्षिण कॉकेशस के लिए नहीं है। आप इस चीज को समझिए, मध्य एशिया में ये क्षेत्र पड़ जाता है मान लो, तो यहां पर ऐसी हमारी कोई नीति नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर हमारी जब नीति नहीं है तो हम किस तरह से ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते ना इस मामले में। एक आपको पता होगा कि भारत इस गलियारे का महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। ये गलियारा जो है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, पूछ भी चुका है एक दो बार इस पे। इसके माध्यम से आप सोचिए मध्य एशिया से होते हुए ना भारत को रूस से जोड़ता है। ये जो गलियारा जो है भारत को जोड़ता है, तो ये इसी क्षेत्र में है। तो भारत चाहेगा क्या क्या इसमें अस्थिरता उत्पन्न हो? भारत तो चाहेगा कि भैया इसमें स्थिरता रहे ताकि हमारा इस कॉरिडोर पे अच्छे से काम हो सके। आर्मेनिया जो है ना, कश्मीर मुद्दे पर खुलकर उसने भारत का समर्थन किया है, जबकि अजरबैजान को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। तो भारत कहीं ना कहीं पर भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की स्थिति हो जाती है। लेकिन भारत हमेशा से ये कहता है, अभी भी भारत ने यही बयान दिया है कि आप राजनीतिक वार्ताएं करिए। हम भी मान लीजिए भारत पाकिस्तान के साथ कंट्रोवर्सी है ना, चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ आप समझेंगे कि इस मुद्दे को ना कई बार भारत पाकिस्तान के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो सेम तरह से है कि हम कश्मीर को लेकर चीज़ें हमारी चल रही हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो भी इसको जोड़ के देखते हैं कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में ये वॉर का सिचुएशन चलता रहता है, क्लैशेस चलते रहते हैं, उस तरह से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी चलता रहता है। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। आप सोचिए कश्मीर जो है ना, वो विवाद का क्षेत्र तो पाकिस्तान ने बना दिया ना। इस पर विवाद किस मतलब क्यों बना? जब अंगीकृत जो कर लिया था भारत ने, अंगीकृत कर लिया था ना महाराजा हरि सिंह नलुआ ने, जब भारत को सौंप दिया था क्या, कश्मीर, तो आप बीच में क्यों एंटर कर रहे हैं? क्यों अपनी सेना भेज रहे हैं? क्यों अपना कश्मीर पर कब्जा कर रखा है आपने? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है वो, उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है। तो कहीं ना कहीं पर ये विवाद का क्षेत्र है ही नहीं। भारत तो ये बोलता है पूरा कश्मीर हमारा है, हमारा विवाद है नहीं किसी बात पे, कोई नहीं, आपने कब्जा कर रखा है, सही समय पर हम चीज़ें वापस भी ले लेंगे। तो भारत इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर करना उतना बेहतर नहीं है। भारत का पक्ष आप लोगों ने देख लिया। भारत चाहता है कि भैया आप युद्ध का जो ये चीज़ है ना, इसको छोड़ के कोशिश करें कि आप लोग कूटनीतिक समाधान निकालें, इसका डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। वर्तमान में युद्ध देखिए किसी के लिए भी बेहतर नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। प्री और मेंस के दृष्टिकोण से आप इस चीज़ों को देख लेंगे। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।